नमस्कार, मैं अर्चना राठी आपका ज्ञान वैविध्य में चैनल में स्वागत करती हूँ। कल हमने पढ़ा था केंद्र सरकार के बारे में, अध्याय नंबर 7 कक्षा 10 के। कल हमने उसका आधा चैप्टर पढ़ लिया था, व्यवस्थापिका, जो सरकार के 3 अंग मैंने बताए थे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो व्यवस्थापिका वो हमारा पाठ पूरा हो चुका था। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कार्यपालिका और उसके बाद आएगी बारी न्यायपालिका की। तो देखिए, जो कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। कार्यपालिका जो है ना, सरकार का ये अंग है, ठीक है। सरकार का ये जो अंग है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इन चारों से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री और फिर पढ़ेंगे ये प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद। तो देखिए, सबसे पहले है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का नाम तो सबने सुना है ना। राष्ट्रपति जो है वो भारत के संविधान का क्या होता है? वैधानिक प्रधान। वैधानिक प्रधान। देखो, 2 तरह के प्रधान होते हैं, एक तो होता है वैधानिक प्रधान और एक होता है संवैधानिक प्रधान। मतलब एक तो होता है ये वैधानिक के संवैधानिक तो एक ही होता है, और एक होता है आपके जो वास्तविक प्रधान होता है वो। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री को कहते हैं, जबकि राष्ट्रपति जो है वो वैधानिक प्रधान है। मतलब इसके हस्ताक्षर होते हैं, कोई भी कानून बनता है तो उस पे इसके हस्ताक्षर होंगे, इस व्यक्ति के, इसलिए ये क्या है? संवैधानिक प्रधान। अब हमारे भारत में कौन सी व्यवस्था है? संस्थात्मक व्यवस्था है, और संस्थात्मक व्यवस्था होने की वजह से ये जो राष्ट्रपति है उसकी स्थिति, जैसे ब्रिटेन में, हमारी जो संस्थात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो ब्रिटेन में संस्थात्मक व्यवस्था और वहां पर ब्रिटेन के सम्राट की जो स्थिति है वही स्थिति यहाँ पर भारत में राष्ट्रपति की है। तो राष्ट्रपति वैधानिक प्रधान, जबकि प्रधानमंत्री क्या होता है? वास्तविक प्रधान। मतलब सारे कार्य जो है ना वो संपूर्ण कौन करता है? जैसे नियम बनाना, कानून बनाना, ये सारे कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अंतिम रूप से हस्ताक्षर किसके होते हैं? राष्ट्रपति के। अब देखिए, राष्ट्रपति के बारे में संविधान में अनुच्छेद 52, आपको ये कुछ मेन अनुच्छेद है ना, इनको याद करने से क्या होता है, एग्जाम में पर बहुत फर्क पड़ता है। उस जब आपकी कॉपी देखेंगे तो आप इसको एक विशेष रूप से इंडिकेट कर सकते हो कि अनुच्छेद 52 के अंतर्गत संघ में राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है, राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 52 में। फिर आती है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 जो है वो क्या नियम बनाता है कि राष्ट्रपति, या फिर ऐसे कर सकते हैं, समस्त कार्यपालिका शक्तियां, अभी मैं कार्यपालिका को पढ़ा रही हूँ ना, तो कार्यपालिका के 4 भाग बताए थे मैंने, 4 उसके अलग अलग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और उपराष्ट्रपति। तो जो समस्त कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किसमें निहित रहती है? राष्ट्रपति में। समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित, क्योंकि अंतिम हस्ताक्षर इन्हीं के होते हैं, तो इसलिए समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। और सारे कार्य कौन संपन्न करता है? राष्ट्रपति करता है। या तो राष्ट्रपति स्वयं करता है या फिर अपने द्वारा जो नियुक्त किए गए पदाधिकारी होते हैं उन पदाधिकारियों के द्वारा वो कार्य करवाता है। अब ये जो राष्ट्रपति है इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। राष्ट्रपति है उसका सबसे पहले आएगा निर्वाचन। उससे पहले पढ़ लेते हैं योग्यता। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? अब ऐसा थोड़ी कि हर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति, जो भारत का क्या है, प्रधान व्यक्ति, प्रथम नागरिक भी कहते हैं इन्हें, राष्ट्रपति को क्या कहते हैं? भारत का प्रथम नागरिक। तो इसकी योग्यता क्या होगी? सबसे पहले तो वो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक, ठीक है। सेकंड होगा उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 प्लस। 35 प्लस का मतलब है उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। जिसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होगी वही व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए
उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है। तीसरा है वह सदन या संसद लिख सकती हूँ, सदन जो दो सदन है ना, दोनों सदन के का सदस्य ना हो। जो दो सदन है उन दोनों सदनों में से किसी भी सदन का वो सदस्य ना हो और ना ही राज्य विधानमंडल का सदस्य हो। राज्य विधानमंडल आपके नेक्स्ट पार्ट में राज्य विधानमंडल है, तो राज्य विधानमंडल किस में आएगा? व्यवस्थापिका में मैंने 2 अंग बताए थे, एक तो संघीय व्यवस्थापिका, एक राज्य व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका में हमने 2 भाग पढ़े, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह राज्य विधानमंडल में भी विधानसभा और विधान परिषद, ये हमारे अगले पाठ में है। तो जो राष्ट्रपति है उसको किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से वो किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए और राज्य विधानमंडल का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। और चौथा है वह किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। लाभ का पद यानी सरकारी नौकरी, सरकार के द्वारा जो नौकरी दी जाती है वो लाभ का पद, किसी भी लाभ के पद पर वो कार्यरत ना हो, तो वही व्यक्ति क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। अब आएगी राष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचन प्रणाली बोल दो, भले निर्वाचन बोल दो। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जा सकता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है 2 तरह से होता है। देखो, एक सबसे पहले होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन, और अप्रत्यक्ष निर्वाचन के साथ साथ कौन सी मत पद्धति होती है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अप्रत्यक्ष रूप से कौन सी पद्धति के द्वारा? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष यानी दिखाई देना, अप्रत्यक्ष यानी जो दिखाई नहीं देता। अर्थात इनका निर्वाचन किसके द्वारा? जैसे हम तो क्या करते हैं, वोट देते हैं, तो पूरी जनता क्या करती है? किसी एक व्यक्ति को वोट देती है, लेकिन हम राष्ट्रपति का चुनाव खुद नहीं करते ना। कौन करता है? हमारे द्वारा जो व्यक्ति चुने जाते हैं उन व्यक्तियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। जिसमें देखो अप्रत्यक्ष रूप में कौन कौन आएगा? संसद के यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों, इसको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? संसद। संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और संघ शासित क्षेत्र। संघ शासित क्षेत्र मतलब केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं जिन पर सीधा केंद्र का अधिकार होता है। राज्य में तो क्या राज्य सरकार होती है, संघ शासित क्षेत्र होते हैं ना, वो सीधे केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। तो संघ शासित क्षेत्र है उसके भी क्या होंगे? निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो इसमें कौन कौन भाग लेगा? अगर आपकी क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल को समझाइए, तो उसमें क्या लिखेंगे हम? राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार किया जाता है, जिसमें अप्रत्यक्ष का अर्थ क्या है? संसद के निर्वाचित सदस्य, एक निर्वाचक मंडल गठित किया जाता है जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य और संघ शासित क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और उनके मतों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अब आता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। जब मैंने बताया कि संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य और संघ शासित क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य जब इस तरह की प्रक्रिया अपनाते हैं तो वह मत पद्धति क्या कहलाती है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये आपके क्वेश्चन भी है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है? तो आपको ये याद रखना है, यही क्या है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति है कि संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और संघ शासित क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य मिलकर एक विशेष तरीके से विशेष प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। वही पद्धति क्या कहलाती है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहलाती है। अब ये जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है ये क्या होती है? देखो, एकल संक्रमणीय मत पद्धति एकल संक्रमणीय मत पद्धति ये क्या होती है? देखो,
एकल संक्रमणीय मत पद्धति मैंने ऐसे तरीका बता दिया। इसके अलावा इसका एक सूत्र होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है प्रतिनिधि के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में अगर वो प्रतिनिधि खड़ा हुआ है तो उसको न्यूनतम वोट दे दिए जाते हैं कि तुम्हें, जैसे समझो हमारे होते हैं ना पासिंग मार्क्स, कि आपको पासिंग मार्क्स कितने लाने हैं, 33 या फिर 36, इतने नंबर वाला पास है मिनिमम। तो इसीलिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति में भी क्या होता है, उनको फिक्स कर दिया जाता है कि आपको इतने वोट आपको लाने हैं और उस वोट के बदले आप क्या हो जाओगे, उस दौड़ के अंदर, यानी उस प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रपति की जो प्रतिस्पर्धा चल रही है उसमें आप भाग ले सकते हो, अन्यथा उनको निकाल दिया जाता है। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति में क्या होता है, राष्ट्रपति जैसे बहुत सारे राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए हैं तो उनको न्यूनतम वैध मतों, पहले हम इधर लिख लेंगे न्यूनतम वैध, न्यूनतम कोटा लिख सकते हैं पहले, न्यूनतम कोटा, कोटा कह सकते हो या वेद मत कह सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, दिए गए सूत्र से कैसे निकाल सकते हैं, आपको बस सूत्र याद रखना है, आपको ज्यादा डीपली नहीं जाना है। दिए गए वेद मतों की संख्या बट्टा ये तो कितने, उसके पास कितने वोट आए और इसके बाद कितने लोग इसमें भाग ले रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या, कितने लोग इसमें भाग ले रहे हैं और दिए गए वैध मतों की संख्या, भाग कितना हो जाएगा, 1000 का उसमें भाग दे दो तो क्या आ जाएगी, न्यूनतम कोटा आ जाएगा कि कितने वोट जरूरी होते हैं जब। और ये कौन से, ये कैसे होता है, गुप्त मतदान के द्वारा। कैसे, गुप्त मतदान। गुप्त मतदान का मतलब होता है कि मतदान सबके सामने नहीं होता है, इसमें क्या, इसमें गुप्त रूप से मतदान दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जो वैध मत आ जाते हैं यानी न्यूनतम कोटा जब आ जाता है तो उसके बाद जैसे मेरे पास आए 36 और मुझे 33 ही चाहिए, तो मेरे 3 जो नंबर है वो कहाँ जाएंगे, वो क्या होंगे, जो मुझसे अगले वाला व्यक्ति है ना उसको वो नंबर क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। पास मतलब उसको वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो उससे क्या होगा, न्यूनतम कोटा निकल कर आ जाएगा और कोई भी व्यक्ति प्रतिस्पर्धा से बाहर नहीं हो सकता। यह प्रक्रिया जब तक चलती रहती है जब तक एक फिक्स व्यक्ति को जो वैध मत है वो नहीं मिल जाते हैं, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ये हो गया आपके एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब आता है इसका कार्यकाल, कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन इन पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। महाभियोग का मतलब होता है पदच्युति। महाभियोग को क्या बोलते हैं, पदच्युति भी बोलते हैं। पदच्युति का मतलब होता है उसको पद से हटाना। अब पद से हटाने के लिए कल मैंने बताया था आपको कि अनुच्छेद 61 किसकी व्यवस्था करता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की व्यवस्था करता है। महाभियोग किस प्रकार लगा सकते हैं, कौन लगा सकता है, यह अधिकार भी किसको दिया हुआ है, संसद को। यानी संसद के दोनों सदन मिलकर, दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में यह प्रस्ताव पहले पास किया जाता है और उसके बाद दोनों सदन 2/3 बहुमत के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इस महाभियोग प्रस्ताव को अगर सिद्ध कर देते हैं तो उसके बाद वो राष्ट्रपति क्या होता है, वहां से अपने पद से हट जाता है। और जिस दिन से महाभियोग प्रस्ताव पारित होता है उसी दिन से नया राष्ट्रपति क्या हो जाता है, अपने पद को संभाल लेता है। तो देखो इसमें सबसे पहले संसद जो है, देखो इसकी प्रक्रिया बताती हूँ आपको, महाभियोग कैसे लगता है। संसद का समझ लो कोई भी सदन है, लोकसभा ले लो, उसमें से 1/4 जो सदस्य यानी 1/4 सदस्य, 552 सदस्य है ना टोटल, उसमें से 545 अभी वर्तमान में क्या है, वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 545। तो 1/4 जो सदस्य हैं वो क्या करते हैं, उस प्रस्ताव को पहले अनुमोदित करते हैं, अनुमोदित करते हैं, यानी प्रस्ताव को लेकर आते हैं। जैसे समझ लो आप किसी टीचर से, क्या होता है, हम किसी टीचर से अगर हम पढ़ने में क्या होता है, हमारी इच्छा नहीं है कि भाई हम उससे खुश नहीं है, हमें उनका समझ में नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, हम में से, हमारी क्लास में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, उस क्लास के बच्चों में से कुछ एप्लीकेशन लिखते हैं, उस पर कुछ एक बच्चों के साइन करवा देते हैं और फिर ले जाके किसके पास देते हैं, प्रिंसिपल के पास देते हैं ना। फिर प्रिंसिपल इसकी जांच करता है, फिर उसके बाद ये प्रक्रिया पूरी होती है, फिर हम उस सदस्य को वहां से हटा देते हैं। तो 1/4 जो सदस्य हैं वो पहले उसको अनुमोदित करते हैं। जब ये अनुमोदित हो जाता है तो 2/3 सदस्य क्या करते हैं, 2/3 सदस्य उसी सदन में, जिस सदन में यह प्रस्ताव अनुमोदित होता है ना, उसी में क्या होता है, प्रस्ताव
पेश किया जाता है, यानी पारित किया जाता है। पेश करना है पारित करना, ये पारित किया जाता है। जब यहाँ पर यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है, एक सदन की प्रक्रिया चल रही है, फिर जब ये एक सदन में यहाँ तक कार्य पूरा हो जाता है तो यही प्रक्रिया किस में जाती है, दूसरे सदन में। समझ गए, लोकसभा की बात चल रही है तो अब ये कहाँ पर जाएगा, राज्यसभा में। तो ये राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा में फिर वापिस वो राज्यसभा वाले क्या करेंगे, वो इसको चेक करेंगे कि ये उन्होंने जो प्रस्ताव पेश किया वो सही है या नहीं, उन्होंने जो राष्ट्रपति पर आरोप लगाए हैं वो सही है या नहीं। तो उस स्थिति में 2/3 बहुमत के द्वारा वापिस सदस्य क्या करेंगे, उस प्रस्ताव को क्या कर देंगे, पारित कर देंगे। वो प्रस्ताव पारित हो जाता है। और जब यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, ये राष्ट्रपति यहाँ से क्या हो जाएगा, अपने पद से हट जाएगा। लेकिन इसकी सूचना कितने दिन पहले देनी पड़ती है, 14 दिन, ये याद रखना। उपराष्ट्रपति को भी 14 दिन पहले देनी पड़ती है और राष्ट्रपति को भी 14 दिन पहले देनी पड़ती है। यह 14 दिन ऐसे थोड़ी है कि यहाँ पर यह प्रक्रिया चल रही है, राष्ट्रपति को पता ही नहीं है कि मुझे यहाँ से हटा रहे हैं, नहीं ना। तो इसीलिए इससे पहले क्या करते हैं, 14 दिन पहले इसकी सूचना राष्ट्रपति को देते हैं, ताकि राष्ट्रपति कोई न कोई कार्य या फिर अपने जो आरोप है ना उनको झूठा, उनका उसके ऊपर समझ लो कई बार होता है राष्ट्रपति पर झूठे आरोप भी लग जाए, तो उन आरोपों को सिद्ध करने के लिए मतलब उन आरोपों को खत्म करने के लिए या उन आरोपों को असिद्ध करने के लिए वो क्या करता है कि भाई ये आरोप गलत है, इसके लिए वो क्या करेगा, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उपाय करेगा। तो इसीलिए उसको 14 दिन का समय दिया जाता है। फिर भी अगर नहीं होता है तो सदस्य प्रस्ताव पारित हो जाता है दोनों सदनों में, यानी संसद में ये पारित हो जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति को वहां से महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया जाएगा। अब आता है राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 भागों में बांटते हैं हम। पहली आती है सामान्य शक्तियां, दूसरी आती है संकटकालीन शक्तियां। देखो, जो पहली है सामान्य शक्तियां, वो राष्ट्रपति के पास ये संकटकालीन शक्तियां तो वो संकट के समय यूज देता है। इसके अलावा जो डेली वे के टाइम होते हैं उस समय सामान्य शक्तियों का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आएगी सामान्य शक्तियों में सबसे पहली आती है उसकी कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत मैंने आपको बताया था अभी, अनुच्छेद कौन सा बताया था, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया था कि समस्त कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में। और राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करता है, या तो स्वयं करता है और या फिर अपने द्वारा जो नियुक्त पदाधिकारी होता है उनके द्वारा वो कार्य करवाता है। तो ये अनुच्छेद 53 के अंतर्गत ये बात कही गई है। और इसमें वो क्या क्या कार्य करता है, सबसे पहले तो करता है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति। सारे कार्य अगर राष्ट्रपति कर लेगा, अपने पदाधिकारी से नहीं करवाएगा तो क्या होगा, उस पर काम का वर्डन ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए होता है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति। तो उसमें वो किस किस की नियुक्ति करता है, देखो सबसे पहले तो करता है प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री देखो 3 तरह से मैंने बताया कल, निर्वाचित, नियुक्त और मनोनीत। तो इसमें से राष्ट्रपति तो निर्वाचित होता है और मनोनीत कौन करता है, मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को ही होता है। मनोनीत का मतलब होता है कि कोई विशेष क्षेत्र में, जैसे कोई साहित्य के क्षेत्र में है, कला के क्षेत्र में है, समाज सेवा के क्षेत्र में है, उन व्यक्तियों को विशेष ज्ञान है, विशेष अनुभव है, तो उनको आगे लाने का कार्य करता है और उनको फिर सदस्यता देता है संसद में। तो ये राष्ट्रपति का कार्य है। और नियुक्ति, किसी व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त करना, ये किसमें से करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इनमें प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं, अन्य मंत्रियों को केग क्या होता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। वो एक ये जो ना केग, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, इसको नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहते हैं। इनकी नियुक्ति, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश,
यानी जो सुप्रीम कोर्ट का मेन होता है हेड जज, उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री की उसमें जो उसके आसपास जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग क्या होता है? आईएएस आरएएस का नाम सुना आपने? आईएएस है ना, आईपीएस ऑफिसर जो पुलिस में होते हैं, आईपीएस ऑफिसर। आईएएस जैसे कलेक्टर होता है या अदर जैसे जो सरकारी पद पर कार्य करते हैं वो व्यक्ति आईएएस आईपीएस, ये क्या होता है? संघ लोक जो केंद्र स्तर पर होते हैं, वो उन सब व्यक्तियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। सेकंड आएगा इसका वैदेशिक क्षेत्र में। वैदेशिक क्षेत्र में, वैदेशिक क्षेत्र मतलब वैदेशिक यानी विदेश। ये वैदेशिक शब्द किससे बना है? विदेश प्लस इक से, विदेश धन इक से बना है। अगर आपने हिंदी में संधि पढ़ी है तो उसमें विदेश प्लस इक होता है तो उससे वैदेशिक बन गया। तो वैदेशिक क्षेत्र में मतलब विदेशों में क्या किया जाता है? भारतीय दूतावास बने हुए हैं। भारतीय दूतावास, भारतीय दूतावास क्या होता है? जैसे हमारे देश में भी अलग अलग देशों के दूतावास बने। दूतावास का मतलब होता है वहां पर एक सेंटर बना दिया जाता है, अपने भारत का एक सेंटर बना दिया जाता है। अब वहां की जानकारी या वहां पर ऐसा उन व्यक्तियों के साथ हमारा संबंध, यानी जो विदेश में जैसे अमेरिका है, अमेरिका में अपना दूतावास है तो वहां पर एक व्यक्ति को तो नियुक्त करना पड़ेगा। वो व्यक्ति क्या कहलाता है? राजदूत। आपने हिस्ट्री में पढ़ा है ना, राजदूत आते हैं दूसरी जगह से, किसी दूसरे देश से राजदूत आते हैं, फिर हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था देखते हैं, सामाजिक व्यवस्था देखते हैं, वहाँ पे क्या क्या ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं जो हम हमारे देश में भी वो कार्यक्रम चला सकते हैं। यह कार्य सारे देखने का कार्य कौन करता है? राजदूत करता है। तो भारतीय दूतावासों में यानी विदेशों में जो भारतीय दूतावास है उनमें राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तीसरा है सैनिक क्षेत्र में या सेना संबंधी शक्ति। सेना संबंधी शक्ति क्या होती है? राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति 3 प्रकार की सेना है। कौन कौन सी? जल सेना, थल सेना, नौसेना। ठीक है, 3 प्रकार की सेनाएं होती है। एक तो जो जमीन पर युद्ध करती है, एक जो जल से संबंधित युद्ध करती है, और एक तीसरी होती है नौसेना। नौसेना हवा वाली, जो हवाई जो फायरिंग की जाती है ना, वो सब। तो सेना संबंधी जो शक्तियां हैं उनमें इन तीनों शक्तियों का क्या होता है? इन तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रधान होता है। ये प्रधान सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है ना, इसलिए इसको तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति माना जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर वो प्रधान सेनापति है तो सेना तो सारी उसी के अंडर में होगी, लेकिन उसके अंडर में ये नहीं होती। वो प्रधान सेनापति होता है लेकिन सारा कार्य किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। जो प्रधानमंत्री है उसके नेतृत्व में सारे कार्य किए जाते हैं। प्रधान सेनापति होने के बावजूद भी सेना संबंधी शक्ति इसके पास इतनी होने के बावजूद भी युद्ध और आक्रमण घोषणा कभी भी नहीं कर सकता। चौथा जो है वो आपके शासन संचालन संबंधी शक्ति। शासन संचालन संबंधी शक्ति। शासन का संचालन किस प्रकार कर सकते हैं? तो ये क्या करता है? शासन को संचालित करने का, क्योंकि सारा शासन इसी के हस्ताक्षर से चलेगा। जैसे प्रधानमंत्री ने कानून नियम बना दिए, लेकिन उन नियमों पर हस्ताक्षर किसके होंगे? राष्ट्रपति के। इसके हस्ताक्षर के बाद ही वह कानून पारित हो सकता है, अन्यथा वो कानून पारित नहीं होगा। तो उस स्थिति में इसका मतलब क्या है कि शासन को संचालित करने का कार्य किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ये हो गई इसकी कार्यपालिका शक्तियां। ठीक है, ये हो गया आपका एक पॉइंट पूरा। अब आएगी इसकी विधायी शक्तियां। सेकंड आएगी विधायी। विधायी यानी विधि संबंधी। विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों में क्या आएगा? सबसे पहले तो विधायी क्षेत्र का प्रशासन या विधायी क्षेत्र को प्रशासन चलाने की शक्ति। विधायी शक्तियों मतलब विधि से यानी कानून से संबंधित शक्तियां। तो विधायी क्षेत्र का प्रशासन चलाने की जो शक्तियां वो इसी के द्वारा इसी को दी गई है। इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति को क्या अधिकार दिया गया है?
संसद को या लोकसभा को क्या है, भंग करने का अधिकार दिया गया है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर क्या कर सकता है, वो भंग कर सकता है। अब तक लोकसभा कितनी बार भंग हो गई, ये क्वेश्चन याद रखना। अब तक लोकसभा कितनी बार भंग हो गई, 9 बार। कितनी बार हो गई, 9 बार। यानी राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह लोकसभा को, अगर लोकसभा विश्वास खो देती है तो उस स्थिति में प्रधानमंत्री की सिफारिश पर वह लोकसभा को भंग करने का अधिकार रखता है। और अब तक वर्तमान समय तक लोकसभा 9 बार भंग हो चुकी है। दूसरा जो आएगा वो है आपके सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। अब सदस्यों को मनोनीत, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था और कल भी बताया था। 12 सदस्यों को वो मनोनीत करता है, किसमें, राज्यसभा में। राज्यसभा में कितने सदस्यों को, 12, ठीक है। और लोकसभा में कितनों को करता है, 2 सदस्यों को। लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करने का कार्य करता है, यानी उसको शक्ति दी गई है। और राज्यसभा में 12 सदस्य। अब ये 12 सदस्य मैंने बताया था कि ये 12 सदस्य कौन कौन से होते हैं, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से संबंधित, खेल से संबंधित जो होते हैं, वो 12 सदस्य जो अनुभव रखते हैं, उन 12 सदस्यों को राज्यसभा में वो मनोनीत करता है। और 2 सदस्य कौन से, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन का मतलब, एंग्लो यानी अंग्रेज, इंडियन यानी भारतीय। वे अंग्रेज जो भारत में बस चुके हैं, तो उनको भारत की नागरिकता मिल गई, लेकिन है तो वो मूल रूप से अंग्रेज ही। तो उनको यहाँ पर अधिकार दिलाने के लिए, ऐसे तो वो वोट में, ऐसे तो क्या होता है, वो खड़े नहीं हो सकते, निर्वाचन में खड़े नहीं हो सकते, तो इसलिए उनको भारत में प्रतिनिधित्व या भारत में एक प्रतिनिधि के रूप में खड़े रहने के लिए, उस संसद की सदस्यता दिलाने के लिए लोकसभा में ये अधिकार दिए गए, उन 2 सदस्यों को वो मनोनीत कर सकता है। तीसरा जो है वो निषेधाधिकार का अधिकार, निषेधाधिकार का अधिकार या शक्ति। निषेधाधिकार का मतलब है कोई भी कानून अगर बन जाता है तो वो कानून, जैसे संसद में वो कानून प्रस्ताव पारित कर दिया, पेश करने के बाद वो कहाँ पर भेजा जाता है। अभी मैंने कहा था किसके साइन के बिना वो कानून हमारे सामने, हमें पूरी भारत के नागरिकों पर वो लागू हो सकता है। किसके साइन से हो सकता है, राष्ट्रपति के। तो राष्ट्रपति के पास वो भेजा जाएगा साइन करने के लिए। राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको पढ़ेगा पहले, उसको पढ़ने के बाद देखेगा कि भी इसमें क्या संशोधन होना जरूरी है या क्या संशोधन किए जा सकते हैं। तो वो क्या करेगा, या तो उसको, अगर उसको पूरा सही लगेगा तो वो ऐसा कैसे भेज देगा हस्ताक्षर करके, तब तो वो विधेयक पारित हो जाएगा। लेकिन अगर वो विधेयक उसको ऐसा लगा कि भी इसमें कुछ ना कुछ संशोधन होना जरूरी है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, उस स्थिति में वो उसको वापस भेज देगा। और जब वो वापस भेज देता है तो उस सदन से क्या होगा, उस सदन में या तो वो संशोधन करेंगे उसको, या संशोधन नहीं किए बिना, संशोधन मतलब उसमें फेरबदल करे बिना ही वापस दोबारा जब राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति को क्या होता है, वह हाँ ही करनी पड़ती है। यानी राष्ट्रपति एक बार मना कर सकता है, राष्ट्रपति के पास अगर आपने दूसरी बार भेज दिया तो उस स्थिति में उसको क्या करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा, यानी साइन करने ही पड़ेंगे। और साइन करते ही क्या हो जाएगा, वो कानून क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाएगा और भारत के नागरिकों पर लागू हो पाएगा। चौथा जो है वो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करना, अब देखो ये आपके अध्यादेश जारी करना वो कौन से अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 123। संविधान में अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार या जारी करने की शक्ति दी गई है। देखिए अध्यादेश क्या होता है, संसद में जब सत्र नहीं चल रहा हो, संसद के सत्र चलते हैं, जैसे शून्यकालीन सत्र है, पूर्वकालीन सत्र है ना, ये जो सत्र है, ये जब सत्र चलते हैं तो उस सत्र में, या मानसूनकालीन सत्र है, जब सत्र नहीं चल रहा हो, सत्र यानी बैठक, जब संसद की बैठक नहीं चल रही हो और अचानक से संसद को बैठक बुलवानी होती है, तो उस समय ये क्या करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, एक आदेश जारी करता है, और उस आदेश में वो लिखता है कि संसद की क्या होनी चाहिए, बैठक होनी चाहिए। तो संसद के सत्रों का अधिवेशन क्या करता है, अध्यादेश के द्वारा जारी करता है। और यह अध्यादेश कितने समय तक रहता है, 6 सप्ताह तक।
उसने अध्यादेश जारी कर दिया और उसके बाद यह अध्यादेश की लिमिट कितनी होती है? 6 सप्ताह। 6 सप्ताह के बाद संसद उसको क्या करती है? समाप्त कर सकती है। ये हो गई आपकी विधायी शक्तियां। देखो एक बार वापस देख लेते हैं। विधायी क्षेत्र का प्रशासन संबंधी कार्य है जिसमें लोकसभा को भंग करने का अधिकार है और अब तक लोकसभा 9 बार भंग हो चुकी है। सदस्यों को भंग करने का मतलब है, लोकसभा भंग होने का मतलब है सरकार गिर जाना, सरकार पूरी खत्म हो जाती है, फिर नए चुनाव होते हैं, नई सरकार बनती है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। फिर सदस्यों का मनोनयन करता है, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2। निषेधाधिकार की शक्ति है विधायी क्षेत्र में, उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 123 के तहत। और संसद में यह कितने समय तक? 6 सप्ताह तक वो अध्यादेश जारी रह सकता है। अब आपके आएगा 3rd नंबर पे, उसको वित्तीय शक्तियां दी गई है। वित्तीय शक्तियां, वित्त यानी क्या होता है? धन, यानी धन से संबंधित उसको शक्तियां दी गई। अब धन से संबंधित क्या शक्तियां दी गई है? बजट पारित करने की, बजट पेश करने की शक्ति। कोई भी बजट पेश होगा संसद के दोनों सदनों में होता है पेश, यानी ऐसे तो संसद के दोनों सदनों में, लेकिन वित्तीय शक्तियों में संसद में से लोकसभा को ज्यादा इसका अधिकार दिया गया है, ये शक्ति उसकी एक्स्ट्रा है। तो बजट पारित करने की जो शक्ति है वो वित्तीय शक्तियों में राष्ट्रपति की निहित है। कैसे? कि बजट को पूरा देख लिया, भाई आय व्यय का पूरा लेखा जोखा कर लिया कि एक साल में हमें क्या क्या कार्य करने हैं। जैसे एक साल हो गया कि जब से बजट सत्र शुरू होता है, बजट सत्र से लेकर शुरू होने से उसके अंतिम समय तक का भारत का विवरण बता दिया जाता है कि इसमें कितना कहाँ किस योजना में रुपए लगने वाले हैं, कितना आने वाला है और कितना हमारे पास व्यय होने वाला है, कितनी आय और कितना व्यय। तो आय और व्यय का जो लेखा जोखा है वो क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। तो बजट पेश करने का अधिकार किसको है? ये शक्ति उसको किसको दी गई है? राष्ट्रपति को। यानी इस पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किसके होंगे? राष्ट्रपति के, इसलिए ये उसकी वित्तीय शक्ति हो गई। इसके बाद चौथा पॉइंट आपके आता है न्यायिक शक्ति। न्यायिक यानी न्यायपालिका से संबंधित, न्याय देने से संबंधित। राष्ट्रपति को एक अधिकार दिया गया है, वह किसी भी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कोई व्यक्ति है, कोई अभियोगी है, जैसे कोई दोषी है, उस दोषी व्यक्ति को वो क्या करता है? क्षमादान दे सकता है। क्षमादान की शक्ति। क्षमादान यानी किसी को जैसे फांसी की सजा सुना दी गई है तो उस पर क्या करेगा? वो राष्ट्रपति के पास वो है व्यक्ति, अपनी न्यायिक शक्ति के तहत राष्ट्रपति उस व्यक्ति की क्या कर सकता है? उसको क्षमादान का प्रावधान या क्षमादान उसको प्राप्त करवा सकता है, या फिर उसका जो दंड है ना उसमें कमी कर सकता है, दंड में कमी भी कर सकता है। जैसे समझ लो किसी को फांसी दे दी गई है तो फांसी को उसके मना करके क्या कर देगा? आजीवन कारावास, यानी पूरी जिंदगी जेल में रहने का। तो रहते रहेगा तो जिंदा, उसकी कमी तो कर दी ना, तो दंड में कमी कर देते हैं, या फिर उसको क्षमादान देने का अधिकार भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ये तो हो गया आपके कौन सा पूरा? सामान्यकालीन शक्तियां। ये जो आपके क्वेश्चन है ना, ये आपके निबंधात्मक क्वेश्चनों का मोस्ट क्वेश्चन है। कैसे कि राष्ट्रपति क्वेश्चन बस इतना आएगा, राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियों के बारे में वर्णन कीजिए। उसमें आपको सामान्य शक्तियां और संकटकालीन शक्तियां, उन दोनों शक्तियों के बारे में आपको बताना पड़ेगा। सामान्य शक्तियां मैंने बता दिया, जितना आप इजी वे में इसको पढ़ोगे उतनी जल्दी आपको समझ में आएगी। इसमें आप बस ये पॉइंट्स याद रखो। वित्तीय शक्ति क्या है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। वित्तीय शक्तियां क्या होती है? न्यायिक शक्तियां नहीं, न्याय से संबंधित है, तो इसमें अगर आप बजट लिखते हो तो गलत ही होगा। इसमें न्याय से संबंधित है, यानी दंड, कोई दोषी है उस व्यक्ति को क्षमादान देने का कार्य है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। फिर आएगा आपके, अब बारी आती है संकटकालीन शक्तियों की। अब ये जो संकटकालीन शक्ति है वो 3 अनुच्छेदों में बंटी हुई है, 352, 356 और 360। ठीक है, जो 352 है वो होता है अनुच्छेद 352, उसको क्या कहते हैं? युद्ध या सशस्त्र विद्रोह है या आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति। जब युद्ध, सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति, यानी पूरे देश में किसी दूसरे देश के द्वारा युद्ध कर दिया जाता है, युद्ध का
हमला कर दिया जाता है, सशस्त्र विद्रोह कर दिया जाता है, या देश के अंदर ही गृह युद्ध चल रहा हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा क्या क्या लगा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा उस समय अनुच्छेद 352 के तहत क्या लगा दिया जाता है? आपातकाल। क्या लगा दिया जाता है? आपातकाल। आपातकाल में क्या होता है? आपस में ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे होकर बात नहीं कर सकते, उनकी जो स्वतंत्रता का जो अधिकार दिए हुए ना, उन अधिकारों में थोड़ी कमी कर दी जाती है। जैसे हमें अधिकार दी गई है भाषण की, लेकिन उस समय आपातकाल में वो भाषण की स्वतंत्रता क्या कर दी जाती है? समाप्त कर दी जाती है। उसमें कुछ एक स्वतंत्रता है ना, वो हमें दी जाती है। इसके अलावा अन्य जितने भी अधिकार है ना, वो सब एक बार के समाप्त कर दिए जाते हैं। उस समय राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति के समय आपातकाल की घोषणा वो अनुच्छेद 352 के तहत कर सकता है। और यह जो है वो 6 महीने के अंतराल पर, यानी 6 महीने, 6 महीने ले लिया, 6 महीने उससे आपातकाल लगा दिया, उसके बाद वापस उसको संसद से क्या करना पड़ता है? 6 महीने एक बार का लगा दिया, फिर वापस संसद से उसे अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके अलावा 2 महीने के बाद, जैसे उसने लगा दिया बिना पूछे, आपातकाल उसने लगा दिया बिना पूछे, संसद से बिना पूछे समझ लो लगा दिया, तो 2 महीने के अंतराल के बाद संसद के द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया जाता है, उसके बाद ये आपातकाल की जो अवधि है ना, यानी जो टाइम पीरियड है, वो उसको बढ़ा दिया जाता है। दूसरा आपके आता है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 जो है ना, वो राज्य के अंदर लगता है। राज्य में, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, संवैधानिक तंत्र क्या होता है? राज्य में कौन होता है संवैधानिक प्रधान? राज्यपाल। तो राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने का मतलब है कि राज्यपाल के द्वारा जब राज्य की स्थिति को संभाला नहीं जाता है कि भाई अब मुझसे संभाला नहीं जाएगा राज्य, तो उस समय वो क्या करता है? राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कि आप अनुच्छेद 356 के तहत इस राज्य में, उसमें सिर्फ राज्य, इसमें तो क्या होता है पूरे देश में लगता है एक साथ ही, पूरे देश में जितने भी राज्य उन सब में, जितने भी संघ शासित प्रदेश है उन सब में। लेकिन इसमें क्या होगा? जैसे राजस्थान वाले राज्यपाल ने कह दिया, तो क्या होगा? सिर्फ वो राजस्थान में ही लगेगा आपातकाल, अन्य उससे जो राज्य वो प्रभावित नहीं होंगे। तो यह भी क्या है? इसकी तरह इसकी प्रक्रिया है। और यह अधिकतम कितने वर्ष तक लगा दिया जाता है? 3 वर्ष, यानी अधिकतम ये 3 साल तक रह सकता है। एक बार अगर 356 लगा दिया तो उसको 6 महीने के अंतराल पर क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। और अंतिम उसकी अवधि अधिकतम कितने साल तक रह सकता है? 3 वर्ष तक ये रह सकता है। और लास्ट है आपके अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 है, उसको कहते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, इनके नाम याद रखना बस कि अनुच्छेद 352 कब लगता है? अनुच्छेद 352 जो है ना, वो कोई बाहरी देश अपने आक्रमण कर देता है ना, जैसे कोई दूसरा देश, तब उस स्थिति में लगता है। और जैसे पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, चीन ने आक्रमण कर दिया, उस समय अपने 352 अनुच्छेद का प्रयोग होता है। 356 किसी विशेष राज्य में, जैसे भारत के अंदर ही जो राज्य, उनमें कोई दंगे फसाद हो जाते हैं कई बार, तो उस समय ये 356 लगता है। और 360 कब लगता है? वित्तीय यानी धन, जब राज्य में, राज्य की जो धन संबंधी जो गड़बड़ियां वो शुरू हो जाती है। जैसे राज्य में क्या होगा? धन से संबंधित यानी वित्त से संबंधित, धन संबंधी जो लेखा जोखा है उसमें गड़बड़ी हो जाती है, या समझ लो राज्य में वित्त का संकट, वित्तीय संकट आ जाता है, धन से संबंधित जो संकट है उसकी साख पर खतरा आ जाता है, तो उस स्थिति में कौन सा आपातकाल लगता है? 360। ये आपातकाल अभी भी एक बार भी नहीं लगा है, अभी तक एक बार भी ये नहीं लगा है। ये तो लग चुके हैं, सबसे ज्यादा 356 का प्रयोग किया गया है। 360 अभी तक एक बार भी पूरे भारत में प्रयोग नहीं किया गया। ये तो हो गया राष्ट्रपति का। अब आएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होता है? उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति पद, संघ सरकार में एक उपराष्ट्रपति पद होगा। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 63 के तहत एक उपराष्ट्रपति होगा। वह उपराष्ट्रपति के, उसकी उपराष्ट्रपति की वही योग्यता होती है जो राष्ट्रपति की होती है। ठीक है, राष्ट्रपति की योग्यता आप सबको पता है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35+ होनी चाहिए। इसके अलावा वह लाभ के किसी पद पर कार्यरत ना हो, और वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही सेम योग्यता किसकी होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति की। लिखवाने की जरूरत नहीं है।
अनुच्छेद 63 में इसका प्रावधान है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के कार्य बता देती हूँ। इसकी भी पदच्युति वही है, जैसे राष्ट्रपति का महाभियोग लगा दिया जाता है ना, उसी तरह इसका महाभियोग है। दोनों में महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। उपराष्ट्रपति अपना, राष्ट्रपति भी अपना त्याग पत्र दे सकता है और उपराष्ट्रपति भी अपना त्याग पत्र। त्याग पत्र का मतलब होता है कि मैं अपने पद का खुद त्याग करता हूँ। जैसे मुझे मेरा इस पद से मेरा कार्यभार क्या होगा, समझ लो किसी का मन भर जाता है या कोई उस जो कार्य दिया है उस कार्य को संभाल नहीं पाता, तो उस स्थिति में क्या करता है, वो खुद त्याग पत्र दे देता है। तो ये उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भी दे सकता है, और अगर त्याग पत्र नहीं देता है तो ये जो उपराष्ट्रपति पर क्या कर दिया जाता है, कदाचार। कदाचार यानी उसका जो आचार है, व्यवहार, आचार यानी व्यवहार, जो व्यवहार है वो क्या है, सही नहीं है, या वो असक्षम है, इस पद को संभालने में क्या है, असक्षम है। उस स्थिति में या संवैधानिक जो कानून है उनका क्या करता है, संविधान के विरुद्ध वो है, कार्य कर रहा है, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति को उस पद से हटा दिया जाता है। सेम ही प्रक्रिया जो राष्ट्रपति की है। ठीक है, अब आएगा इसके कार्य बता देती हूँ शॉर्ट में। दो ही कार्य इसके। पहला कार्य राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में पद संभालना। जैसे होता है ना, हमारे स्कूल में समझ लो कभी प्रिंसिपल सर नहीं आए हो, तो जैसे उस दिन वो नहीं आते तो स्कूल तो चलती है उस दिन। तो कारण क्या है इसका, उनकी जगह वाइस प्रिंसिपल जो होते हैं वो कार्य संभाल लेते हैं, या कोई जो सबसे हाई जो टीचर होता है उस टीचर को क्या कर देते हैं, उसको उस पदभार के लिए उस दिन के लिए संभालने का कार्य सौंप देते हैं। तो ये उपराष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति जब नहीं आता है उस स्थिति में वो क्या करता है, उसके पद को संभालता है, यानी उसकी जगह वो साइन करता है, वो सारे कार्य करता है जो राष्ट्रपति करता है। तो सबसे पहला राष्ट्रपति, देखो कौन कौन सी 4 परिस्थितियां हैं जिनमें वो पद संभालता है। सबसे पहला, अगर राष्ट्रपति मर जाता है तो राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर। दूसरा, राष्ट्रपति अगर विदेश यात्रा चला गया हो। राष्ट्रपति, मैंने कहा था ना, राष्ट्रपति को राजदूतों की नियुक्ति करने का अधिकार है, तो राजदूतों की वो नियुक्ति करता है, तो इसका मतलब वो विदेश यात्रा भी जरूर करेगा, तो विदेश यात्रा अगर वो चला गया हो। तीसरा, अगर वो त्याग पत्र दे देता है। और चौथा, उस पर महाभियोग लगा दिया जाता है, यानी उसका पद खाली हो जाता है, तो उस जगह उस काम करने वाला तो व्यक्ति चाहिए, ऐसे थोड़ी वो पद रिक्त ही रहेगा हमेशा के लिए। उस जगह कार्य कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। वो किस नाम से करेगा, उपराष्ट्रपति के नाम से करेगा, ऐसा नहीं है वो राष्ट्रपति बन जाएगा, वो उसकी जगह संभालेगा, बस साइन उसके वैसे होंगे, लेकिन उसको राष्ट्रपति नहीं कहा जा सकता। उसको कार्य बस उसका पद संभालने के लिए, जैसे थोड़े दिन के लिए उसको, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं बन जाता तब तक वो कार्य वो संभालेगा। ठीक है, इसका इतना ही है। इसके बाद आएगा आपके प्रधानमंत्री। हमने कार्यपालिका के 2 टॉपिक पढ़ लिए, कार्यपालिका के जो 2 भाग है वो पढ़ लिए। तीसरा आता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ये क्या होता है, मेन होता है। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, श्रीमान नरेंद्र जी मोदी। ठीक है, ये भारत के प्रधानमंत्री है। तो ये प्रधानमंत्री के, इसका क्या कार्य था, कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के पद के बारे में बताया गया कि प्रधानमंत्री का एक पद होगा। ठीक है, इसी में बताया गया कि प्रधानमंत्री के पद व मंत्रिपरिषद की भी व्यवस्था की गई है। इसमें आगे मंत्रिपरिषद और बताऊंगी। तो प्रधानमंत्री अभी अनुच्छेद 74 के तहत इसकी व्यवस्था की गई है। और प्रधानमंत्री क्या करता है, प्रधानमंत्री की योग्यताएं बता देती हूँ। यही योग्यता होती है। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति अभी मैंने बताया था, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति क्या करता है, बहुमत। अब प्रधानमंत्री कौन व्यक्ति बन सकता है, बहुमत दल। बहुमत दल का जो नेता होता है, जैसे समझ लो हमने वोट दिए,
वोट देने के बाद सरकार बन गई। अब जैसे अपनी सरकार है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, इस तरह बंटी हुई है, तो बीजेपी को समझ लो वोट मिले 250, है ना, कांग्रेस को मिले समझ लो 200, इस तरह से वोट मिले। तो इसमें ज्यादा किसके हैं? बीजेपी के। तो इसका मतलब सरकार इन्हीं की बननी है, ठीक है। जब ये फिक्स हो जाता है कि सरकार इस दल की बनेगी, है ना, समझ लो सरकार इस दल की बनेगी, तो उस स्थिति में वो दल क्या बन जाता है? बहुमत। बहुमत यानी जिसके मत ज्यादा है, जिस दल के मत ज्यादा है तो वो बहुमत हो गया। तो बहुमत दल का जो प्रधान नेता होता है, उस नेता को राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर देता है, ठीक है। ये किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति की शक्तियों में। राष्ट्रपति की शक्ति पढ़ोगे ना तो आपको प्रधानमंत्री वाली ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर अब प्रधानमंत्री की शक्तियां, कौन कौन सी शक्तियां दी गई है प्रधानमंत्री की शक्तियां? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। अब ऐसा थोड़ी है कि सारे शासन की बागडोर अकेला व्यक्ति संभाल लेगा, अकेला व्यक्ति नहीं संभाल पाता है। इसके लिए उसे किसकी जरूरत होती है? मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद का मतलब होता है कि उसके साथ वाले अनेक मंत्री होते हैं, उसके साथ कार्य करने वाले, कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं। वो व्यक्ति मिलकर क्या बनाते हैं? मंत्रिपरिषद। यानी अनेक मंत्रियों से मिलकर क्या बनती है? मंत्रिपरिषद। और वह मंत्रिपरिषद किसके द्वारा बनाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, ठीक है। बनाई तो प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री जानेगा। राष्ट्रपति तो वैसे भी किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, तो इसलिए उसको थोड़े ना पता है कि कौन सा मंत्री किस पद के लिए सही रहेगा। तो वह सारी बातें प्रधानमंत्री को पता होती है। इसलिए प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा उन व्यक्तियों को क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। कहां पर? मंत्रिपरिषद का निर्माण कराने के लिए। दूसरा आपके आएगा मंत्रियों में विभागों का बंटवारा। अब मंत्रियों में विभाग, मंत्रिपरिषद का तो निर्माण कर दिया। अब मंत्रियों में विभागों का बंटवारा, जैसे समझ लो वित्त मंत्रालय अलग है, ठीक है, सैन्य मंत्रालय अलग है, रक्षा मंत्रालय अलग है, ऊर्जा मंत्रालय अलग होता है, खाद्य संसाधन मंत्रालय अलग होता है, शिक्षा मंत्रालय अलग होता है। सारे कार्य एक ही मंत्री थोड़ी कर सकते हैं। और तो उन मंत्रियों को क्या करते हैं? कार्यभार अलग अलग दे देते हैं। जैसे समझ लो आपके विद्यालय में कोई कार्य करवा रहे हैं, जैसे 26 जनवरी का प्रोग्राम है, तो उसमें कहते हैं ना सांस्कृतिक कार्यक्रम में ये बच्चे भाग लेंगे, सफाई व्यवस्था ये बच्चे करेंगे, इसके अलावा स्टेज वगैरह को शोभित ये बच्चे करेंगे, पार्ट कर देते हैं ना उनका। उसी तरह मंत्रियों में भी क्या करते हैं? विभाग, उनके विभाग बनाए, मंत्रालय बना दिए जाते हैं। और वही मंत्रालय क्या करते हैं? उन मंत्रालयों का बंटवारा करने के बाद उन मंत्रालयों में एक विशेष व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है? नियुक्त कर दिया जाता है कि तुम इस मंत्रालय के प्रधान व्यक्ति हो। तो उन मंत्रियों में विभागों का बंटवारा और समन्वय करने का कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री। यानी उन सबको साथ लेकर भी चलना पड़ता है। ऐसे थोड़ी सिर्फ रक्षा मंत्रालय वाले को ज्यादा ऊपर चढ़ा दिया तो और तो फिर ईर्ष्या करेंगे। तो इसलिए उन सब मंत्रियों में समन्वय स्थापित करने का कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तीसरा आएगा मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन। मंत्रिपरिषद में जो भी कार्य किए जाते हैं, उन मंत्रिपरिषद के कार्य संचालन करने का कार्य, यानी उन कार्यों को संचालित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा। जितने भी कार्य होंगे वो सारे किससे पूछकर किए जाएंगे? प्रधानमंत्री के द्वारा। वो मंत्री पहले प्रधानमंत्री को बताएंगे, फिर प्रधानमंत्री कह देगा ना हाँ ये कार्य सही है, तो उस स्थिति में उन कार्यों को संचालित किया जा सकता है। चौथा पॉइंट जो है वो है शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय का मतलब क्या होता है कि शासन की जो जितनी भी इकाइयां हैं वो सब, उन सब इकाइयों का प्रधान व्यक्ति कौन होगा? प्रधानमंत्री। जितनी भी इकाइयां बंटी हुई है उन इकाइयों का प्रधान व्यक्ति कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय बनाने का भी कार्य करता है। और अंतिम इसका आएगा लोकसभा का नेता। प्रधानमंत्री की शक्ति है वह लोकसभा का क्या होता है? नेता होता है। ये मैंने अभी बताया था, बहुमत दल का नेता। ये यहाँ पर आ गई ना लाइन, सबसे पहली लाइन, बहुमत दल का नेता। तो बहुमत दल, ये भी मैंने बताया था कि लोकसभा में क्या होते हैं? चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं।
राज्यसभा में चुने हुए प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, इसमें लोकसभा में क्या होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। तो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वही क्या होता है, प्रधानमंत्री बनता है। तो ये लोकसभा का नेता कहलाता है। पूरी जो लोकसभा ना 545 मंत्री जो है उन सब में सबसे प्रमुख नेता ये होता है प्रधानमंत्री। का भी किसमें है, अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद होगी। ये मैंने बता दिया, जो प्रधानमंत्री के कार्य है वही मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के कार्य होते हैं। शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ये मंत्रिपरिषद की क्या है, मंत्रिपरिषद का गठन। मंत्रिपरिषद का गठन कैसे किया जाता है, इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में, कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से क्या करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। पहले आएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, फिर आएगा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, फिर आपके आएगा मंत्रियों में कार्य विभाजन। जो प्रधानमंत्री की शक्तियां पड़ी थी ना, वो की वही मंत्रिपरिषद में है। आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी और उस एक चीज से आपके 3-4 क्वेश्चन कंटिन्यू सोल्व होते जाएंगे। मंत्रियों का कार्य विभाजन, मंत्रियों में कार्य विभाजित कर दिया जाता है कि तुम्हें रक्षा मंत्रालय दे दी जाता है, तुम्हें ये ऊर्जा मंत्रालय दे दिया जाता है, तुम्हें ये कार्य संभालने हैं, तुम्हें वित्त मंत्रालय दे दिया जाता है। तो मंत्रियों का कार्य विभाजन। फिर अब जो मंत्री होते हैं वो कौन बन सकता है, मंत्रियों की आवश्यक योग्यता है, मंत्रियों की योग्यता लिख देती हूँ। अब मंत्रियों की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, मंत्री क्या होना चाहिए, कानूनी दृष्टि से मंत्री को संसद के किसी भी सदन का क्या होना चाहिए, सदस्य। जैसे कोई मंत्री है वो संसद का सदस्य नहीं है, मैंने बताया ना, संसद का सदस्य हुए बिना वह मंत्री उस मंत्री पद पर ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकता। ज्यादा टाइम मतलब 6 महीने का टाइम दिया जाता है उसे। जैसे समझ लो मुझे मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, तो और मैं किसी भी संसद के, ना तो लोकसभा की सदस्य हूँ और ना ही मैं राज्यसभा की सदस्य हूँ, तो उस स्थिति में क्या होगा, मुझे 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कि मैं 6 महीने में इन दोनों में से, संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की क्या कर लूँ, सदस्यता ग्रहण कर लूँ। अगर सदस्यता मुझे मिल जाती है तो मैं वो मंत्री पद को संभाल सकती हूँ, वरना उस स्थिति में वो मंत्री पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वो मंत्री पद मुझसे छीन लिया जाएगा। तो एक मंत्री की क्या योग्यता होती है, संसद का सदस्य होना जरूरी है। और अगर वह संसद का सदस्य नहीं है तो उस स्थिति में उसको 6 महीने का समय दिया जाता है, 6 महीने बाद उसको सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। और इसका अंतिम टॉपिक है मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के सामने सारे मंत्रियों को, प्रधानमंत्री सहित जितने भी मंत्री है उन सबको क्या करनी पड़ती है, शपथ लेनी पड़ती है। शपथ तो आप सभी जानते हो, शपथ क्या होती है, हम लेते हैं ना, हम भारत के लोग, हम नहीं शपथ लेते हैं ना हम स्कूल में, जो हमारे शपथ ग्रहण होता है। जैसे मैं इस कार्य के लिए, मैं इस कार्य को पूर्ण करूंगी, जैसे मुझे कोई दायित्व दिया गया तो हम क्या करते हैं, मैं इस कार्य को अपनी मेहनत, ईमानदारी, लगन से क्या करूंगी, पूर्ण करूंगी। तो वो क्या होती है, शपथ होती है। किसके द्वारा दिलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। किस किस को, प्रधानमंत्री को और जितने भी मंत्री होते हैं ना मंत्रिपरिषद के, उन सब मंत्रियों को अपने पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। और फिर आता है मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। कितना होना चाहिए कार्यकाल, कितना कार्यकाल, 5 वर्ष। 5 वर्ष तो इसका होना ही चाहिए कार्यकाल। 5 वर्ष अगर कार्यकाल कई बार क्या होता है, नहीं चल पाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति वफादार होती है, किसके प्रति, संसद के प्रति। अगर संसद में उसको विश्वास मत क्या होता है, उसका समाप्त हो जाता है, तो उस स्थिति में उसको क्या कर दिया जाता है, भंग। उसको क्या कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है। और यह समय से पहले ही, 5 वर्ष से पहले ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। बस इसके मंत्रिपरिषद के। और एक और लास्ट है, ये यहाँ लिखवा देती हूँ।
मंत्रिपरिषद जो है वो 3 भागों में बंटी होती है। ये जो मंत्रिपरिषद ना, इसमें मंत्रियों का वर्गीकरण 3 भागों में होता है। सबसे पहला आता था कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री, और तीसरा होता है उप मंत्री। देखो, ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इसी का नाम होता है मंत्रिमंडल, जो आपके मंत्रिपरिषद के बाद आएगा, मंत्रिमंडल। देखो, आपके क्वेश्चन आ जाए मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है। मंत्रिपरिषद में तो संपूर्ण मंत्रियों को, सारे मंत्रियों को शामिल किया जाता है, जबकि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री अपने जो विशेष, जो कई ऐसे मंत्री होते, कई ऐसे व्यक्ति होते हैं, उनको वो सम्मिलित करते हैं, जो विश्वास पात्र होते हैं, उन्हीं व्यक्तियों को वो कैबिनेट मंत्री बनाता है। ठीक है, कैबिनेट का मतलब किचन होता है। ऐसे कैबिनेट का मतलब क्या होता है, किचन। तो किचन में हम क्या करते हैं, सभी व्यक्तियों को थोड़ी ले सकते हैं, उसमें भी कुछ विशेष व्यक्ति जा सकते हैं। हमारे घर का जो किचन है शुद्ध होता है ना, इसीलिए कैबिनेट मंत्री भी क्या होते हैं, वो मंत्री होते हैं, किचन कैबिनेट भी कहते हैं उसको। कैबिनेट मंत्री वो मंत्री होते हैं जो प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र होते हैं, और उन्हीं मंत्रियों को मंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता है। सारा संपूर्ण कार्य जो है प्रधानमंत्री इनके साथ ही करता है, सारे मंत्रियों को इसमें सम्मिलित नहीं करता। जितने भी कानून संबंधों, मुख्य कई विशेष कानून होते हैं, कई ऐसी गुप्त मंत्रणाएं होती है, गुप्त विचार होते हैं, वो क्या करते हैं, उन विचारों का अगर आदान प्रदान करते हैं तो सिर्फ मंत्रिमंडल के ही लोगों के साथ किए जाते हैं। राज्य मंत्री जो होते हैं उन बैठकों में, इस बैठक में कभी कभी भाग लेते हैं, हर कभी भाग नहीं लेते। राज्य मंत्री जो राज्य स्तर पर कार्य करते हैं वो राज्य मंत्री होते हैं, और उप मंत्री इन राज्य मंत्री की सहायता के लिए, इन राज्य मंत्री की सहायता के लिए इनको भाग लिया जाता है, और ये कभी भी मंत्रिमंडल में हिस्सा नहीं लेते। यानी इनकी कभी भी बैठक होती है ना, तो इस बैठक में जहां तक हो सके कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री दो की आपस में बैठक होती है। इसमें राज्य मंत्री को कभी कभी विशेष अवसरों पर उनको बुलाया जाता है, और उप मंत्री कभी भी इसमें सम्मिलित नहीं होते। ठीक है, अब आएगा मंत्रिमंडल, और फिर आपके थोड़ा सा और बाकी है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की तरह ही है वैसे तो, उसके कार्य सेम वही है। मंत्रिमंडल का बता दिया मैंने, इसमें कैबिनेट मंत्री आते हैं, और यह किसका है, शासन का हृदय कहलाता है। जैसे हमारे शरीर में हृदय के बिना क्या है, यानी धड़कता है हमारा शरीर, तभी तो क्या होगा, हम जीवित हैं। तो शासन का हृदय कहा जाता है, इसके बिना क्या है, ये शासन व्यवस्था अधूरी है, इसीलिए इसे शासन का हृदय भी कहा जाता है। अब जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल का प्रमुख कार्य सबसे पहला क्या होगा, शासन की नीतियां, शासन नीतियों का निर्धारण, यानी शासन को चलाने के लिए किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, उन नीतियों को बनाने का कार्य कौन करता है, मंत्रिमंडल के मंत्री मिलकर करते हैं। दूसरा आप क्या आएगा, कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य। अब कार्यपालिका में मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और क्या आता है, प्रधानमंत्री। ये जो 4 आते हैं, इन चारों पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है, मंत्रिमंडल। उन चारों पर भी तो अंकुश लगाने वाला कोई चाहिए, तो इसके लिए कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है, मंत्रिमंडल करता है। और लास्ट है वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य, वित्तीय कार्य का मतलब है जो आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करने का कार्य। मैंने बताया था अभी कैबिनेट मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय, यह वित्त मंत्रालय, इसका जो प्रमुख व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है, वित्त मंत्री। और अभी अपने वर्तमान में कौन है वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण, श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण जी है, वो क्या करते हैं, पूरे देश का आय व्यय का लेखा जोखा बताएंगे कि कितनी आय होगी, कितना व्यय हो सकता है पूरे देश में एक साल में। एक साल का ही होता है ये वित्तीय वर्ष, एक साल का होता है। तो उसमें आय व्यय का लेखा जोखा, बजट पेश करने का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, और फिर उसके बाद उस पर किसके सिग्नेचर हो जाते हैं, राष्ट्रपति के। फिर आएगा वैदेशिक संबंधों का संचालन। वैदेशिक संबंधों का संचालन,
राष्ट्रपति का मैंने बताया था वो प्रधान सेनापति होता है, लेकिन युद्ध की घोषणा वो कभी भी नहीं कर सकता। युद्ध की घोषणा किसके तहत होगी? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल के मंत्रियों के द्वारा वैदेशिक संबंधों का संचालन किया जाता है। और अंतिम वाक्य आएगा नियुक्ति संबंधी कार्य। प्रधानमंत्री के द्वारा जो नियुक्तियां की जाती है या राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्तियां की जाती है वो किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की। और प्रधानमंत्री किसकी सहायता लेता है इसमें? मंत्रिमंडल की सहायता। यानी मंत्रिमंडल के जो मंत्री है वो बताएंगे कि आपको किन किन व्यक्तियों को क्या करना है, आपको इसमें नियुक्त करना है, कौन कौन से व्यक्ति इस कार्य के लिए सही रहते हैं। तो उस स्थिति में मुख्यमंत्री, ये जो प्रधानमंत्री है वो क्या करेगा? राष्ट्रपति को बताएगा कि ये व्यक्ति क्या है, इस कार्य के लिए सक्षम है, और राष्ट्रपति फिर उनको नियुक्त कर देता है। ठीक है, ये आपके हो गया मंत्रिमंडल का टॉपिक। और अब अंतिम रहा है न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है। न्यायपालिका मतलब क्या है? आप सभी को पता है, न्याय का मतलब न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। जो न्यायपालिका ना वो दो भागों में बंटी हुई है। कौन कौन से में? एक तो आएगा सर्वोच्च न्यायालय, और एक आएगा उच्च न्यायालय। अभी हमारे टॉपिक किसका चल रहा है? केंद्र सरकार का। तो केंद्र सरकार में किसके बारे में बताना है हमें? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। ये अपने अगले अध्याय में है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका सबसे पहले बता देती हूँ, सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सबसे पहले इसमें टॉपिक पॉइंट आएगा संख्या, किसकी? न्यायाधीशों की। न्यायाधीशों की कितनी संख्या होनी चाहिए? न्यायाधीशों की संख्या पहले तो कितनी थी? 7। पहले न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 7 थी। एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, यानी 7 + 1 बराबर कितने हो गए? 8। एक तो 7 तो उसके साथ कार्य करने वाले, और एक क्या होगा? मेन जज, मुख्य होगा। तो 8 न्यायाधीश की। लेकिन 2008 में एक संविधान संशोधन किया गया और उसमें संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 31 इसकी संख्या कर दी गई। तो वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई सर्वोच्च न्यायालय में? 31। और अभी वर्तमान में कौन है न्यायाधीश? ये याद रखना, श्रीमान अरविंद बोबड़े। ठीक है, श्रीमान अरविंद बोबड़े अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के क्या है? मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, अब इसके बाद इनकी जो न्यायाधीशों की जो, यानी सर्वोच्च न्यायालय है और उसके साथ उनके साथ कार्य करने वाले जो अन्य न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन सी पद्धति से? कोलेजियम पद्धति से। कोलेजियम पद्धति। कोलेजियम पद्धति क्या होती है? कोलेजियम पद्धति के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास मुख्य न्यायाधीश और अन्य 4-5 न्यायाधीशों के नाम भेजे जाते हैं, और उन न्यायाधीशों के नाम भेजे जाने के बाद राष्ट्रपति उनमें से अपने स्वयं के विवेक के हिसाब से कि भी कौन सा व्यक्ति न्यायाधीश बनने के लायक है, तो उस स्थिति में वो क्या करता है? राष्ट्रपति उस व्यक्ति को न्यायाधीश की जगह पर नियुक्त कर देता है। अब न्यायाधीश की योग्यता क्या होनी चाहिए? न्यायाधीश की योग्यता के लिए सबसे पहले तो क्या है? वह भारत का नागरिक, ये प्रत्येक में लाइन है, वह भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरा इसमें आएगा, उसको सर्वोच्च न्यायालय में क्या है? न्यायाधीश रह चुका हो। किसमें? सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश, यानी मेन जो जज होता है वो सर्वोच्च न्यायालय में, यहाँ पर न्यायाधीश हो रहना जरूरी है। या फिर उसकी दूसरी शर्त क्या है? यानी राष्ट्रपति की नजर में भारत का नागरिक होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक वह न्यायाधीश के कार्य पर कार्य कर चुका हो, यानी अन्य जो छोटे मोटे न्यायाधीश होते हैं ना उनके कार्य पर। या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक क्या रहो? वकील रहा हो।
उच्च न्यायालय में क्या कर रहा हो, 10 वर्ष तक वकालत का कार्य कर रहा हो, या 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, या फिर राष्ट्रपति की नजर में उसे कानून का ज्ञान हो। अब ये न्यायाधीश बनने के लिए कानून की तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो उसे कानून का ज्ञान हो। कानून का ज्ञान होगा जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति स्वविवेक यानी अपने मन से, अपने विवेक के हिसाब से वह देखेगा कि यह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने का अधिकारी है या नहीं है। ठीक है, अब आएगा महाभियोग। इस पर महाभियोग कैसे लगा सकते हैं, इस पर भी महाभियोग होगा। पच्युति जो न्यायाधीश है उस पर महाभियोग किस प्रकार लगा सकते हैं, यह भी वैसे ही 2/3 बहुमत, प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत पास करना पड़ता है, और 2/3 बहुमत के माध्यम से जो संख्या है ना, जैसे 552 संख्या है, 552 में 2/3 जो संख्या होती है वो निकाल लो, उतनी संख्या का बहुमत होना, उनसे व्यक्ति अगर उस न्यायाधीश के विरुद्ध में वोट कर दे तो वो न्यायाधीश क्या हो जाता है, उस जगह से हट जाता है, उस पद को छोड़ना पड़ता है उसे। वो था महाभियोग। दोनों सदनों में पर अलग अलग, यानी राज्यसभा में 2/3 और लोकसभा में भी 2/3 बहुमत होना जरूरी है, तभी उस पर महाभियोग लग सकता है। जैसे समझ लो उसने कई बार निर्णय गलत दे दिया, निर्णय सही आना चाहिए लेकिन उसने गलत निर्णय दे दिया, उस स्थिति में उस पर महाभियोग लगाने की क्या कर सकते हैं, प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। फिर आता है उसके वेतन, कितना वेतन मिलता है, वेतन भत्ते, ठीक है, और पेंशन, वेतन भत्ते और पेंशन। जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसको तो मिलते हैं 1 लाख रुपए मंथली, और जो सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको मिलते हैं, अन्य न्यायाधीशों को 90,000। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को और भत्ते लगभग उनको उनके पेमेंट के हिसाब से, उनका जो पैसा मिलता है, उनको जो वेतन मिलता है उसके हिसाब से उनको भत्ते और पेंशन संसद की जो निधि है उससे उनको प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद आता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य स्थान, यानी सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, मतलब अपना सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर बना हुआ है, दिल्ली में। और राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ बना हुआ है, जोधपुर में। ठीक है, ये राजस्थान का है, और इसकी खंडपीठ कहाँ है, जयपुर में। जयपुर में इसकी खंडपीठ है। खंडपीठ का मतलब होता है कि जब इसके पास ज्यादा वर्डन आ जाता है काम का, तो ये अपने जो मामले है ना, अपने विवाद, ये किसके पास भेज देगा, जयपुर, यानी अपने खंडपीठ को भेज देगा। उससे इसका कार्य क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और अब लास्ट है न्यायाधीशों पर हम प्रतिबंध किस प्रकार लगा सकते हैं। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, न्यायाधीशों पर प्रतिबंध कैसे, कि कोई, जैसे समझ लो अरविंद बोबड़े हैं, श्रीमान अरविंद बोबड़े अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, तो वो न्यायाधीश बन गए। अब न्यायाधीश के बाद उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ठीक है, कार्यकाल 65 वर्ष है। कितने वर्ष की उम्र होनी चाहिए, 65 वर्ष। 65 वर्ष के बाद वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, उस पद से अपने आप सेवानिवृत्त हो जाता है। तो न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, जब उनकी एज हो जाती है, उनका जैसे उन्होंने अपना पद त्याग कर दिया, या फिर एक तो महाभियोग लग जाता है, उस स्थिति में तो उनको कोई कार्य नहीं करवाया जाता। लेकिन अगर वो सेवानिवृत्त हो गए हैं तो उस स्थिति में वो क्या कर सकते हैं, किसी अन्य अदालत में कभी भी कार्य नहीं कर सकते, उनको अन्य अदालत में कार्य करने की अनुमति नहीं होती। एक बार अगर वो सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश के पद को उन्होंने संभाल लिया, तो उसके बाद जब भी वो रिटायर होंगे ना, तो रिटायर होने के बाद उनको घर पे ही बैठना पड़ेगा। उनको अदालत में, किसी अन्य अदालत में, किसी हाई कोर्ट में वो कार्य नहीं कर सकते हैं, ये उन पर प्रतिबंध होता है। और अब अपना थोड़ा सा टॉपिक और बाकी है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, यानी उसका क्षेत्राधिकार, कहाँ कहाँ पर उसका क्षेत्र है जिसमें उसको शक्तियां प्राप्त की गई है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, उसके क्षेत्राधिकार में सबसे पहले आता प्रारंभिक क्षेत्राधिकार।
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है वो दो भागों में बांटा गया है। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार और प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। देखो, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है, ये इसके दो भाग हैं। किसके? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के। सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार दिया गया है उसके दो भाग है, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार और प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। जिसमें प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार का मतलब है एकमेव, एकमेव का मतलब एक ही न्यायालय की उसमें क्या होगी, उसमें वही क्या कर सकता है, उसकी सुनवाई कर सकता है। तो ये होगा सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित। इसमें से सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, उसमें ही अपील की जा सकती है और उसके निर्णय भी कौन दे सकता है, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय। और यह एकमेव क्षेत्राधिकार, इसमें क्या क्या आता है, जैसा समझ लो भारत सरकार और दो राज्यों के बीच लड़ाई हो गई, राज्यों के बीच विवाद हो जाता है ना, दो राज्यों के बीच विवाद। जब दो राज्यों के बीच भारत सरकार यानी केंद्र सरकार और दो राज्यों के बीच विवाद हो जाता है तो उस समय कहाँ सुनवाई होती है, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होती है। और प्रारंभिक इसमें हाई कोर्ट का कोई औचित्य नहीं है, हाई कोर्ट इसमें सम्मिलित नहीं होता है, इसमें सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को ही सम्मिलित किया गया है। और प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार से। ये आपके क्वेश्चन भी है पीछे कि प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार कहाँ किस विषय से संबंधित है, तो किस विषय से संबंधित है, मौलिक अधिकारों से। प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगर कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उस स्थिति में उन मौलिक अधिकारों के संबंध में हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में दोनों में क्या कर सकते हैं, हम अपील दायर कर सकते हैं। अब दूसरा आएगा आपके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बाद आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपील कर सकते हैं, अपील करने का मतलब क्या होता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, संविधान में उसको अपीलीय क्षेत्राधिकार दिया गया है। अगर कोई ये जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है वो भी चार भागों में बांटा गया, संवैधानिक, फौजदारी, दीवानी और अंतिम होगा आपके विशिष्ट। देखो, संवैधानिक का मतलब संविधान से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी क्षेत्राधिकार होते हैं वो सब अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। फौजदारी का मतलब दीवानी, ये किससे संबंधित, धन से संबंधित होता है। जैसे इसमें रखी थी पहले 20,000 रुपए, ठीक है, अभी पूरा समझा दूंगी। और ये जो फौजदारी है वो मृत्युदंड से संबंधित होता है। उच्च न्यायालय के द्वारा कोई मृत्युदंड दे दिया जाता है उस न्यायालय के विरुद्ध होता है। और जो विशिष्ट उनमें सैनिक न्यायालय को छोड़कर, सैन्य न्यायालय को छोड़कर जितने भी अधिकार होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। देखो, संवैधानिक जो क्षेत्राधिकार होता है, संविधान से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं वो सारे किसमें, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। फिर अब फौजदारी, फौजदारी जो होते हैं वो होते हैं उच्च न्यायालय के द्वारा, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा कोई भी विवाद दिया जाता है, कोई भी विवाद को पूरा किया जाता है तो उसकी सुनवाई होने के बाद अगर हम सेटिस्फाई नहीं है तो उस स्थिति में क्या होगा, वह अपील हम क्या कर सकते हैं, उस वाद को हम उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर सकते हैं। या फिर सर्वोच्च न्यायालय खुद भी कई बार उच्च न्यायालय से वो वाद मंगवा सकता है कि हम इस पर चर्चा करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि आपने अपना जो सुनवाई दी है या आपने जो अपना फैसला सुना है वो सही है या गलत है। फिर दीवानी, दीवानी का मतलब धन से संबंधित। 20,000 रुपए पहले इसकी मिनिमम थी कि 20,000 रुपए का जो मामला होगा
20,000 रुपए से अधिक का मामला होगा वो ही सर्वोच्च न्यायालय में ले जाएगा। लेकिन अब इस लिमिट को हटा दिया गया है। अब कितने भी रुपए का मामला हो वो सर्वोच्च न्यायालय में सीधे भी हम क्या कर सकते हैं, उस वाद को दायर कर सकते हैं। विशिष्ट जो क्षेत्राधिकार है उसका मतलब होता है सैन्य न्यायालयों को छोड़कर, जो सेना से संबंधित न्यायालय हैं उन न्यायालयों को छोड़कर जितने भी विवाद है वो सब सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। और अब आता है परामर्श संबंधी तीसरा जो क्षेत्राधिकार है। 5 मिनट की क्लास और अपनी परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। ये क्या करता है, अनुच्छेद 143 के तहत है, शायद अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, परामर्श दे सकता है। परामर्श का मतलब एडवाइस देना, किसको, सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को कभी अगर एडवाइस की जरूरत होती है तो राष्ट्रपति को कभी एडवाइस की जरूरत होती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको क्या कर सकता है, परामर्श दे सकता है। और परामर्श देकर वो क्या कर सकता है, जैसे समझ लो राष्ट्रपति किसी बात में उलझ गया और उसको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो उस स्थिति में वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगता है। और सर्वोच्च न्यायालय से जब वो परामर्श मांगेगा तो सर्वोच्च न्यायालय उसको परामर्श देता है कि भाई ये कार्य इस तरह से करना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो उस परामर्श को माने या नहीं माने। अगर उसको उचित लगेगा कि ये परामर्श मानना चाहिए तो वो मान लेगा, नहीं अगर उसको उचित लगेगा तो वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया जो एडवाइस है उसको क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। चौथा जो है वो आपके अभिलेख न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता है, अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। अभिलेख का मतलब क्या होता है, जो लेख क्या है, किसमें लिखे जाते हैं, ऐसे लेख जो पत्थर पर लिखे जाते हैं और वो क्या कर सकते हैं, उनको मिटाया नहीं जा सकता। जैसे समझ लो मैंने यहाँ पर लिख दिया लेख, यहाँ पर हमने लेख लिख दिया, अब आप उसको मिटा सकते हो क्या, नहीं, हम उसको ऐसे नहीं मिटा सकते, वो काफी वर्षों तक चल सकते हैं। तो अभिलेख न्यायालय क्यों कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय दिए जाते हैं वो निर्णय क्या है, सभी को मतलब जितने भी राज्य सरकारों के उच्च न्यायालय उन सबको उसको मानना ही पड़ेगा और उसके विरुद्ध कोई भी शिकायत नहीं कर सकता। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार निर्णय दे दिया कि यह कार्य ऐसा होगा तो वो वैसा ही होगा, उसके विरुद्ध कोई भी अपील नहीं कर सकता, तो वो हो गया अभिलेख न्यायालय। यानी सर्वोच्च न्यायालय के कुछ विषयों को अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। और लास्ट है आपके इसमें मूल अधिकारों का रक्षक। मूल अधिकारों का रक्षक आपने 8वीं और 9वीं क्लास में पढ़े हैं। मूल अधिकार 6 है ना, तो उनमें जो छठा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को क्या दी गई है, एक विशेष सुविधा दी गई है नागरिकों को कि कभी भी उनके अधिकारों का हनन होता है तो उस स्थिति में, हनन का मतलब जैसे मुझे स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता दी गई है और कोई मुझे कह दे नहीं तुम्हें नहीं बोलना है, तो उस स्थिति में क्या होगा, मेरी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। तो उस स्थिति में मैं क्या करूंगी, उच्च न्यायालय में जाकर या किसी भी न्यायालय में, यहाँ के हम लोकल न्यायालय में भी जा सकते हैं, वहां पर जाकर हम क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति के विरुद्ध या उस संस्था के विरुद्ध हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, वाद कर सकते हैं। तो वही वाद फिर क्या कहलाता है, मूल अधिकारों का रक्षक। कैसे कि सर्वोच्च न्यायालय हमें 5 चीजें दे रखी है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये आपने 8वीं 9वीं क्लास में पढ़े होंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पक्षा, ये 5 सुविधाएं दे रखी है हमें, ये 5 सुविधाएं दे रखी है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हम उसके बिना किसी अपराध को दोष सिद्ध होने, मैंने उसने अपराध किए ही नहीं तो पुलिस उसको 24 घंटे से ज्यादा क्या कर सकती है, उसको जेल में नहीं रख सकती। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश यानी आदेश देना, पीछे आदेश आ रहा है ना, यानी सर्वोच्च न्यायालय आदेश देती है। प्रतिषेध, निषेध करना, मना करना, यह कार्य गलत है। उत्प्रेषण यानी कोई भी कार्य है उच्च न्यायालय से अपना वाद कोई भी मंगवाना। अधिकार पक्षा, किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है, जैसे कोई किसी उच्च पद पर आसीन है और उस व्यक्ति के द्वारा वो कार्य किया जा रहा है जो उसके कार्य क्षेत्र में नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको पूछेगा कि तुमने किस हक से ये कार्य किया है। अधिकार पक्षा, पक्षा यानी पूछना, अधिकार, किस अधिकार से तुमने यह कार्य किया है,
यह कौन पूछता है? सर्वोच्च न्यायालय पूछता है उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति ने अपने कार्य से अलग हटके दूसरा कार्य किया हो, उसको व्यक्ति को पूछेगा कि तुमने किस अधिकार से ये कार्य किया। ये 5 हमें सुविधाएं दे रखी है, तो इसलिए इसके मूल अधिकारों को क्या कहा जाता है? रक्षक भी, यानी रक्षा करने वाला भी कहा जाता है। ठीक है, अब अपना टॉपिक हो गया समाप्त। अब एक इसमें लास्ट पॉइंट हो रहा है न्यायिक पुनरावलोकन। वो क्या होता है? देखो, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दे दिए गए उन निर्णयों को, ऐसे तो उन्होंने कहा ना अभिलेख न्यायालय है कि भाई इनको कोई नहीं हटा सकता, जो निर्णय उन्होंने दे दिए उनको कौन हटा सकता है? खुद सर्वोच्च न्यायालय। खुद सर्वोच्च न्यायालय ही उन पर वापस क्या करती है? पुनरावलोकन। अवलोकन यानी देखना, पुनः यानी दोबारा। जो उन्होंने अपने जो भी उन्होंने विषय बताए हैं उन पर वो पुनः अवलोकन, उन पर पुनः दृष्टि डालने का कार्य कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। यह कार्य सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया टॉपिक समाप्त, केंद्र सरकार। और अब कल हम पढ़ेंगे राज्य सरकार के बारे में। नमस्कार।